मध्य प्रदेश के बैतूल में सापना बांध के बीच दो लड़कों ने जान की परवाह किए बिना सेल्फी ली। वहां कई घंटों से लगातार हो रही बारिश की वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं। और ऐसे हालात में दो लड़के जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने लगे, जिन्हें वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हिदायत देकर वहां से भेज दिया। सबको वेस्टली जो ले रहे हैं सेल्फी ये पूरा वो कर दिया है और अपना पूरा पुल वगैरह सब बने हुए हैं और गेट अपन बंद करके रखे। लगातार बारिश होने की वजह से सापना बांध में पानी बढ़ गया और लोगों को वहां से दूर रहने के लिए अलर्ट किया गया। इस समय आप देख सकते हैं हम सापना जलाशय जो बैतूल से 8 किलोमीटर दूर स्थित है, सापना जलाशय वहां पर मौजूद है और जलाशय पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका है और वेस्ट वेयर से तकरीबन 1.5 फीट ऊपर जो है पानी का बहाव बना हुआ है। वहाँ पानी के बीचों बीच एक मशीन भी फंसी नजर आई। बारिश की वजह से सूखी नदी का भी जलस्तर बढ़ गया और कई इलाकों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। वहीं हरदा में भी लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी और करीब 50 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। बारिश की वजह से मटकुल और हंसावती नदी उफान पर हैं। हंसवती नदी में तो पानी इतना बढ़ गया कि उसका पुल पानी में डूब गया और लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हो गए। घुटनों तक पुल पर पानी भरे होने के बावजूद लोग जान की परवाह किए बिना नदी पार करने लगे। एक आदमी हाथ में जूते लेकर नदी पार करता दिखाई दिया, जबकि कुछ लोग नदी के किनारे पर बैठकर नदी में पानी का जलस्तर कम होने का इंतजार करते दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के शाजापुर में तेज बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। वहां एक इलाके में नाला उफान पर है, जिसके बाद उसका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिसके बाद दूर दूर तक केवल पानी ही पानी दिखाई दिया। हालात इतने खराब थे कि नदी और सड़क में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया। बाढ़ का पानी जगह जगह भरा नजर आया, जिसमें कई पेड़ भी आधे डूबे दिखाई दिए। इतना ही नहीं, बाढ़ का पानी लोगों के मकानों तक पहुंच गया। तेज बारिश की वजह से इलाके में बहने वाला नाला भी नदी से कम नहीं नजर आ रहा था। सड़कों पर पानी का सैलाब बहता दिखाई दिया, जिससे लोगों की मुसीबत और बढ़ गई। हालांकि बारिश ने कुछ देर के लिए राहत दी, लेकिन आने वाले दिनों और बारिश की चेतावनी की वजह से इलाके के लोग काफी डरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया में बाढ़ की वजह से नदियों में उफान है और इसी उफान में लोग गाड़ियों से पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी से नदी पार करने का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने पुल पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नदियां उफान पर हैं, बावजूद इसके लोग अपनी गाड़ियों को पुल पार करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। ये तस्वीरें हम आपको कोरिया की दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की। ये देखिए किस तरह से नदी उफान पर है और ये गाड़ी पार करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन ने वहां पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। कर्नाटक के शिवमोगा में अब्बे जल प्रताप में फंसे कुछ सैलानियों की एक इलाके के कुछ लोगों ने जान बचाई और पानी के बीच फंसे इन सैलानियों की एक तरफ रस्सी फेंककर उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त इन सैलानियों को बचाने की कोशिश की गई, एक आदमी आगे बढ़ा और पानी में फंसे सैलानियों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आया। उन्हें रस्सी की मदद से पानी से बाहर निकाल लिया गया। कुछ देर बाद रस्सी के सहारे ये सैलानी धीरे धीरे पानी के बीच से बाहर निकल आए। शिवमोगा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ सैलानी पानी के बहाव में फंस गए, लेकिन जो लोग हैं उन्होंने इन लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाल लिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन लोगों ने समझदारी के चलते रस्सी का इस्तेमाल किया और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। हिमाचल प्रदेश में शिमला के लिंगजर गांव में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया और वहां से आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके बाद उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क से खुद ही पत्थर उठाने शुरू कर दिए। सेब का कारोबार करने वाले लोगों ने रास्ता बंद होने की वजह से सप्लाई नहीं कर पाने की बात कही और प्रशासन से रास्ते साफ करवाने की अपील की। साथ ही ऐसे नुकसान होते रहने पर खुदकुशी की भी धमकी दे डाली। आत्महत्या करने के लिए आदमी तैयार है और यहाँ पर कोई सुनाई नहीं करता।
अमेरिका के इंडियाना में बसों की एक रेस के दौरान एक स्कूल बस बेकाबू होकर दर्शकों के स्टैंड में घुस गई। हादसे के वक्त स्टैंड में दर्जनों लोगों के साथ एक छोटा बच्चा खड़ा था, जिसके सामने से आ रही बस अचानक बेकाबू होकर लोहे की जालियों से टकराती हुई उछल गई। इससे पहले रात के वक्त हो रही रेस के दौरान बसें मैदान में इधर उधर दौड़ती नजर आईं। ये सभी पुरानी हो चुकी बसें थीं। रेस में बसों को एक दूसरे को टक्कर मारनी थी। इसी दौरान एक स्कूल बस दूसरी स्कूल बस से टकराई और स्टैंड की ओर बढ़ गई। वो तेजी से स्टैंड में खड़े बच्चे की ओर आई और लोहे की जालियों से टकराती हुई उछल गई। बस स्टैंड से और बच्चे से कुछ ही फीट के फासले पर रुक गई। हादसे के बाद कुछ लोगों ने बस के ड्राइवर और उसके साथ बैठे आदमी को बाहर निकाला। स्टैंड में लगी लोहे की जालियों की वजह से किसी को चोट नहीं आई। पटना में गंगा नदी के किनारे बसे एक गांव में नदी का पानी घुसने से मुसीबत खड़ी हो गई। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया और नदी का पानी गांव में घुस गया, जिसके बाद गांव करीब करीब जलमग्न होने की कगार तक पहुंच गया। सड़क पर पानी लोगों के घुटनों तक भरा दिखाई दिया और मजबूरी में लोग उसी सड़क से गुजरते नजर आए। गांव वालों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिली। कोई नहीं आ रहा है देखने के लिए, डूब रहे हैं कि मर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कोई नहीं देखने आता। हालात इतने खराब हो गए कि गांव की सड़कें नदी में तब्दील हो गईं और दूर दूर तक केवल पानी ही पानी दिखाई दिया। नदी का पानी लोगों के घरों तक जा पहुंचा। अब जरा सोचिए, स्थिति के पटना के बीच में स्थित है, पानी घुस गया है घरों में, लेकिन प्रशासन जो है कि कोई आदमी अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा है। वहीं आने वाले दिनों में अगर और बारिश हुई तो लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। चीन में इस साल के वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में जर्मनी की एक कंपनी ने पक्षी की तरह उड़ने वाले रोबोट का प्रदर्शन किया। ये रोबोट एक पक्षी की तरह दिखता है, जिसका इस्तेमाल निगरानी के काम में किया जा सकता है, जिसे बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस के दौरान उड़ा कर दिखाया गया। स्मार्ट बर्ड नाम के इस रोबोट को यूरोप में पाए जाने वाले एक पक्षी की तरह बनाया गया है। जर्मनी की कंपनी फेस्टो ने इसके पहले नमूने का 8 साल पहले प्रदर्शन किया था। पक्षी की तरह दिखने वाले रोबोट के शरीर में इलेक्ट्रिक मोटर और 2 पहिए लगे हैं, जिनकी मदद से रोबोट के विंग हिलते हैं। ये रोबोट खुद उड़ सकता है और किसी भी जगह पर उतर सकता है। उड़ने के दौरान ये रोबोट अपना सिर घुमाकर बाएं और दाएं मुड़ सकता है। इसकी आंखों में कैमरे लगे हैं जो उड़ान के दौरान आसपास की चीजों को लाइव दिखा सकते हैं। इसे रिमोट से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी बॉडी को फोम और कार्बन फाइबर से बनाया गया है, जिसकी वजह से इसका वजन सिर्फ 450 ग्राम है। विदेश दौरे पर गए पीएम मोदी ने बहरीन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के निधन पर शोक जताया। पीएम मोदी ने कहा कि जिस दोस्त के साथ राजनीतिक जीवन में साथ साथ चले, वो दोस्त आज चला गया, लेकिन कर्तव्य से बंधा होने के नाते उन्हें बहरीन से ही श्रद्धांजलि देता हूं। जिस दोस्त के साथ सार्वजनिक जीवन के एक के बाद एक कदम मिलकर के चले, राजनीतिक यात्रा साथ साथ चली, हर पल एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, साथ मिलकर के जूझते रहना, सपनों को सजाना, सपनों को निभाना, ऐसी एक लंबी सफर जिस दोस्त के साथ की मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मैं इतना दूर यहां बैठा हूं और मेरा एक दोस्त चला गया। राजनीति में सक्रिय रहे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लंबा सफर तय किया। अरुण जेटली 1991 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनाए गए थे। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के सत्ता में आने के बाद अरुण जेटली को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया था। 2000 में राम जेठमलानी के इस्तीफे के बाद उन्हें कानून मंत्रालय सौंपा गया था। तो वहीं 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में अरुण जेटली को वित्त और रक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान नोटबंदी और जीएसटी जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। छत्तीसगढ़ में नक्सली अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए बच्चों का सहारा ले रहे हैं। खबर है कि नक्सली
छोटे बच्चों को अगवा कर अपने संगठनों में भर्ती करते हैं, जिसके बाद उनको हथियार बनाने से लेकर चलाने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी मौजूदा कमलनाथ सरकार पर नक्सलवाद के खिलाफ कोई ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया। तो नक्सलियों के द्वारा जिस प्रकार होता है वो न केवल पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का काम है, इससे जो बड़ी बड़ी बातें नक्सली कहते हैं, बड़े बड़े सिद्धांत की बात करते हैं, मगर जब उनको सुरक्षा की बात होती है, बच्चों को उठा के ले जाते हैं, लड़कियों को घर से माँ बाप को दबाव डाल के ले जाते हैं और उनको मजबूर किया जाता है कि नक्सलियों के साथ काम करें। किस तरह से जो है छत्तीसगढ़ में माओवाद को लेकर जो हमारी सरकार बनी है, नक्सलियों पे लगातार प्रहार हो रहे हैं, नक्सली पीछे हट रहे हैं और हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। किस तरह से जो है छत्तीसगढ़ में माओवाद को लेकर जो बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं माओवादी, बात करने के लिए हमारे साथ में नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी सुंदरराज पी हैं। उनसे जानेंगे किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। सर, जो बच्चों का जिस तरह से इस्तेमाल करना, खबरें आती रहती हैं और निकल के आ रही, किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों? माओवादी के एक मोडस ऑपरेंडी ये अभी तक रहा है। जितना भी जो कम उम्र का बालक बालिका है उनकी भर्ती कराकर बाल संगठन में शामिल कराकर ट्रेनिंग के पश्चात उनको भी सुरक्षा बल की विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम अंदरूनी इलाके में और सीमावर्ती इलाके में लगातार नए कैंप्स खोलने के माध्यम से और अभियान के माध्यम से उस इलाके में एक अपना प्रेजेंस बना कर रखा है और एक ऑफेंसिव तरीके से हम लोग उन इलाकों में डोमिनेट करके रखा है। इसी कारण से नया कोई रिक्रूटमेंट ज़्यादा संख्या में नहीं हो पा रहा है। फिर भी कुछ इलाका में नक्सली द्वारा जो कम उम्र के बालक बालिकाओं को अपना अभियान के लिए इस्तेमाल करने की जानकारी है, उसी दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। ताकि कश्मीर के मुद्दे पर हर मोर्चे पर मुंह की खा चुका पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए हमला करने की फिराक में, जिसमें उसके निशाने पर भारतीय सेना और उससे जुड़े लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट हैं, जिन्हें हैक कर पाकिस्तान की ओर से सेना और कश्मीर के मुद्दे पर झूठ फैलाकर लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से खासतौर पे इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स को टारगेट किया जा रहा है, इंडियन आर्मी की वेबसाइट्स को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से ये प्रॉक्सी वॉर खेली जा रही है फिलहाल? सर्टनली ये 370 की जो धारा हटाई गई है, इसका एक रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से। इसी के तहत कर्नल विजय आचार्य के ट्विटर अकाउंट को हैक कर उनके इस्तीफे का दावा कर दिया गया और इस्तीफे की वजह कश्मीर में लोगों पर कार्रवाई और जवानों की शहादत को बताने की झूठी कोशिश की गई और पाकिस्तान के रक्षा विभाग ने भी इस झूठ को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने में देर नहीं लगाई। हालांकि भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करवा दिया और जांच में यह भी साफ हो गया कि कर्नल विजय आचार्य पहले ही सेना से रिटायर हो चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो अक्रॉस बॉर्डर बहुत सारे फेक आईडीज बना के इंडिया के अगेंस्ट नैरेटिव लाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर सिर्फ सरकारी वेबसाइटों और सेना से जुड़े लोगों के अकाउंट हैक करने तक ही सीमित नहीं दिख रही। उसके हैकर फर्जी अकाउंट बनाकर कश्मीर के मुद्दे पर झूठ फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इन फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भी पाकिस्तान की ओर से जहर उगला जा रहा है। ऐसी ही एक और कोशिश का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब भारतीय सेना से रिटायर हो चुके मेजर गौरव आर्या के नाम पर फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर उसके जरिए सेना में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने वाले एक जवान की हत्या किए जाने का झूठा दावा करने की कोशिश की गई। खुद मेजर आर्या ने इस अकाउंट को फर्जी बताते हुए उसे तुरंत ब्लॉक किए जाने की मांग की। खबर है कि भारत के खिलाफ इस प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान के हैकरों को चीन के हैकरों की भी मदद मिल रही है। यही वजह है कि भारत की एजेंसियां भी इससे निपटने के लिए चौकन्नी हो गई। भारतीय एथिकल हैकर्स की पूरी टीम जो है वो जुटी हुई है इस प्रॉक्सी वॉर में जो है काउंटर टेररिज्म करने के लिए, काउंटर करने के लिए, ताकि जो है इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं प्रॉक्सी वॉर उसमें जो है पाकिस्तानी जो अनएथिकल हैकर्स हैं उन्हें जो है रोका जा सके। पटना में एक अधिकारी की गाड़ी ने 6 को रौंद दिया। पटना में फुलवारी शरीफ में पीडब्ल्यूडी के अपर सचिव की गाड़ी से टक्कर के बाद 6 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। यूपी के मेरठ में स्कूटर सवार 2 युवकों ने कहासुनी के बाद होमगार्ड की पिटाई कर दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में नकली नोटों के साथ नेपाल के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में 3 हफ्ते से लगी आग तेजी से फैल रही है, जिस पर काबू पाने के लिए सेना भी जुटी है।
अफगानिस्तान के बागराम जिले में तालिबानी हमलावर ने यूएस की सेना के काफिले को निशाना बनाया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। मुंबई के पास भिवंडी में एक 4 मंजिला इमारत के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। इमारत के कमजोर होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही उसे खाली करवा लिया था। लेकिन कुछ लोग अपना सामान लेने जबरन इमारत के अंदर घुस गए और इसी दौरान पूरी इमारत एक झटके में ढह गई। इमारत के गिरते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई, जबकि जिनके परिवार के लोग इमारत के अंदर गए थे वो जोर जोर से रोने लगे। इससे पहले प्रशासन की एक टीम ने 10 साल पुरानी इस इमारत की जांच की और गिरने की आशंका के बाद उसे पूरी तरह से खाली करवा लिया। लेकिन प्रशासन की टीम के रोकने के बाद भी कुछ लोग इमारत के अंदर सामान लेने घुस गए और इमारत के अचानक ढह जाने से उसके अंदर मौजूद लोग भी मलबे में दब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव दल की कई टीमें मौके पर पहुंची, जबकि मौके पर मौजूद लोग मोबाइल की रोशनी में ही लोगों को तलाश करने की कोशिश में जुट गए। 4 मंजिला इमारत पूरी तरह से ढह चुकी है और साथ में देखिए अभी भी रेस्क्यू चालू है। इस वक्त एनडीआरएफ की टीम, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर जुटी हुई है ताकि मलबे में फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके। मौके पर मौजूद लोगों ने नगर पालिका के पास बचाव के लिए उपकरण नहीं होने पर नाराजगी भी जताई। यहाँ भिवंडी महानगर पालिका के पास आपातकालीन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। लिए आगे मुंह देख रहे थे। अंधेरा होने की वजह से बचाव के काम में लगे एनडीआरएफ के जवानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मलबे में दबे जिंदा लोगों की तलाश के लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई। जबकि रात भर चले राहत के काम के बाद कुछ घायल लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। जबकि भिवंडी इलाके में हुए इस हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और इस इमारत के गिरने की जांच भी तेज कर दी। हालांकि इमारत गिरने से हुए हादसे के बाद इलाके में मौजूद अवैध इमारतों पर भी सवाल खड़े हो गए। इस इमारत के अचानक गिरने को लेकर सवाल जो है वो प्रशासन के ऊपर और इसकी वैधता पे, क्योंकि भिवंडी का इलाका जो है उसमें कई इमारतें जो है वो अवैध तरीके से तैयार की गई हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। आसपास रहने वाले लोगों ने भी इलाके की अवैध इमारतों पर कार्रवाई की मांग की। भिवंडी में जितना भी धोखाधड़ी का जो भी काम है उसको बहुत स्पीडी से करने के लिए कॉर्पोरेशन महानगर पालिका जवाबदारी लेवे, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, तो इसी तरीके लोगों की जान जाती रहेगी। हालांकि अधिकारियों ने जल्द जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा किया। 22 परिवार यहाँ रहते थे। ये 8 या 10 साल की पुरानी बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग में बोले तो कम पीरियड में गिरी। इसका पूरा हम तहकीकात करेंगे और जो भी दोषी है उसके हम कार्रवाई करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने सेना के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सेना के संगठन में बदलाव की आखिरी औपचारिकता पूरी हो गई। पुनर्गठन के बाद सेना में कई अहम बदलाव होंगे, जिनके तहत सेना में मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के युवा अफसरों को हेडक्वार्टर से छुट्टी देकर फील्ड में तैनात किया जाएगा। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नया पद बनाया जाएगा। इस पद पर तैनात अफसर की जिम्मेदारी मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस दोनों का काम देखने की होगी। इसके अलावा मानवाधिकार, विजिलेंस और ट्रेनिंग समेत कई विभागों में अधिकारियों के नए पद बनाए गए। सेना के संगठन में इस तरह के बदलाव आजादी के बाद चौथी बार किए जा रहे हैं। इससे पहले 1947, 1954 और 1988 में ऐसे बदलाव किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस और गोतस्करों के बीच मुठभेड़ में एक सिपाही समेत 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने खबर मिलने के बाद एक इलाके में गोतस्करों को घेर लिया, लेकिन गोतस्कर वहां से भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस तेजी से उनके पीछे भागी ताकि गो तस्करों को पकड़ सके। पुलिस ने हर जगह उन्हें ढूंढना शुरू किया, लेकिन बताया गया कि 3 गौ तस्कर फायरिंग करते हुए किसी तरह मौके से भागने में सफल हो गए। लेकिन पुलिस ने उनके 2 साथियों को पकड़ लिया, जो गोली लगने के बाद घायल हो गए थे। इस मुठभेड़ में एक सिपाही को चोटें भी आईं। वहाँ पर बोकसी कर रहे थे लोग, और उसकी सूचना पर पुलिस पार्टी जब वहाँ मौके पे पहुंची तो उन लोगों ने पुलिस पार्टी पे जानलेवा हमला किया, फायर किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक मौके से गौमांस के साथ कई हथियार भी बरामद किए गए। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पुलिस फरार गौ तस्करों की तलाश में जुट गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्माष्टमी के मौके पर कांग्रेस का एक पोस्टर चर्चा का केंद्र बन गया। इंदौर में जन्माष्टमी के दौरान कांग्रेस समर्थित कई मंचों पर अलग तरह के पोस्टर लगाए गए, जिनमें राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ को अर्जुन के रूप में दिखाया गया। सीएम कमलनाथ को अर्जुन की तरह पेश कर विकास का अर्जुन बताया गया।
इसके साथ ही दावा किया गया कि राज्य की बागडोर संभालते ही सीएम कमलनाथ ने विकास के कामों से राज्य की तस्वीर बदल दी। जमाखोर गायब हो चुके हैं, मिलावटखोर भाग रहे हैं, तो ये सारे कार्य एक अर्जुन का ही अवतार कर सकता है। इन पोस्टर के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साह में नजर आए। शाहरुख खान ने मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर फैंस की भारी भीड़ के बीच हेरिटेज इमारत पर बना एक डाक कवर जारी किया। शाहरुख खान इस इमारत के 130 साल पूरे होने के मौके पर हुए कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जिनकी एक झलक पाने के लिए बारिश के बावजूद बांद्रा रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। भीड़ के बीच कार्यक्रम में पहुंचे शाहरुख ने महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार के साथ मिलकर 1888 में बनी बांद्रा रेलवे स्टेशन की इमारत पर बना डाक कवर जारी किया और उसमें अपना ऑटोग्राफ भी दिया। शाहरुख ने डाक विभाग की इस पहल का स्वागत किया और जल्द ही बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भी अपनी फिल्म की शूटिंग का इशारा किया। मैंने रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी लड़कियों के साथ मोहब्बत की, बहुत प्रेम किया है। बस ये बांद्रा स्टेशन ही रह गया था रुका सा, जहाँ पर मैं नहीं आया। इससे पहले आशीष शेलार ने शाहरुख खान को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद लोगों में शाहरुख खान के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। एक फैन तो शाहरुख के साथ सेल्फी लेने के लिए स्टेज पर ही चढ़ गया, जिसके बाद शाहरुख के बॉडीगार्ड को उसे स्टेज से हटाना पड़ा। रेलवे स्टेशन के बाहर भी फैंस की भीड़ शाहरुख के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करती नजर आई। शाहरुख ने भी कार में बैठने से पहले हाथ हिलाकर फैंस का आभार जताया। राजधानी दिल्ली पैदल चलने वालों के लिए खतरनाक होती जा रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की राजधानी में पिछले साल हुए सड़क हादसों में करीब 1700 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आंकड़ों के मुताबिक सड़क हादसों में दम तोड़ने वाले लोगों में 65% पैदल यात्री थे, यानी करीब 1100 लोग ऐसे थे जो सड़क पर पैदल चलते वक्त हादसे का शिकार हुए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हिट एंड रन यानी गाड़ी से टक्कर मारकर भागने के मामले भी बढ़े हैं और लगभग 46% मामलों में एक्सीडेंट करके भागने वाली गाड़ियों की पहचान तक नहीं हो पाई। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में होने वाले 1/3 से ज्यादा हादसे तेज रफ्तार की वजह से हुए, जबकि करीब 10% हादसे खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने और सड़क पर स्टंट दिखाने की वजह से हुए। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली का 66 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। उन्हें 9 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद भी वो जिंदगी से जंग हार गए। एम्स ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर ये दुख भरी खबर सबसे साझा की, जिसके बाद अस्पताल के मेन गेट पर लोगों की भीड़ जुट गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन हो गया है। एम्स में उनका इलाज 9 अगस्त से चल रहा था और तब से ही उनकी हालत नाजुक बताई जा रही थी। एम्स की तरफ से ये पुष्टि हुई कि 12:07 पर पूर्व वित्त मंत्री का निधन हुआ है। वहां नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया। स्वस्थ होकर घर लौटने की उम्मीद से परिवार वालों ने अरुण जेटली को अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन उनके बेटे और परिवार के दूसरे सदस्य वहां से उनका पार्थिव शरीर लेकर एम्बुलेंस में निकले। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जब पार्थिव शरीर को यहाँ से लेकर के जाया जा रहा है घर पर। दिवंगत अरुण जेटली जिनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस में मौजूद आप देख सकते हैं और आगे पीछे आप देख सकते हैं नेताओं की बड़ी कतार, परिवार के सदस्य अंदर बैठे हुए हैं। इस बीच अरुण जेटली के घर पर नेताओं का तांता लगने लगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी नेता और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, एलजेपी नेता रामविलास पासवान समेत तमाम नेता वहां पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह अपना हैदराबाद दौरा बीच में छोड़कर अरुण जेटली के घर पहुंचे। सभी ने इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार वालों को ढांढस बंधाने की कोशिश की और अरुण जेटली की आत्मा की शांति की कामना की। हर किसी ने पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। और बहरीन में भारतीय समुदाय के लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली को अपना दोस्त बताते हुए याद किया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मैं इतना दूर यहां बैठा हूं और मेरा एक दोस्त चला गया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अरुण जेटली के निधन पर दुख जताया। में रहकर भी उनके कंट्रीब्यूशन को यह देश कभी भूल नहीं सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें एक बेहतरीन इंसान बताते हुए शोक जताया। हम लोग भी बहुत मिस करेंगे और वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत अच्छे इंसान थे
और अच्छे वकील थे, पूरा देश उनको मिस करेगा। सोनिया गांधी ने भी अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली को पत्र लिखकर दुख जताया। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अरुण जेटली के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। देश के कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके अरुण जेटली का जन्म 28 दिसंबर 1952 को नई दिल्ली में हुआ था। पंजाबी हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्मे अरुण जेटली के पिता पेशे से वकील थे। अरुण जेटली ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के सेंट जेवियर्स स्कूल से की थी। उन्होंने 1973 में दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम किया था। अरुण जेटली 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। 24 मई 1982 को अरुण जेटली की शादी संगीता जेटली से हुई थी। भोपाल में खेल विभाग की तरफ से हुए एक ट्रायल में शिवपुरी के रहने वाले रामेश्वर गुर्जर पास नहीं हो पाए। रामेश्वर गुर्जर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो नंगे पांव 100 मीटर की दौड़ 11 सेकंड में पूरी करते दिखाई दिए थे। जिसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने उन्हें ट्रायल के लिए भोपाल बुलाया, जहां 6 खिलाड़ियों के साथ उनकी रेस हुई। इंटरनेट पर वीडियो वायरल होने के बाद रामेश्वर गुर्जर ट्रायल हो रहा है भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में, और आप यहाँ देखिए ये ट्रायल है। और जो इंटरनेट पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 11 सेकंड लिए थे रामेश्वर गुर्जर ने, और अब यहाँ ट्रायल में सामने है क्या होता है। रामेश्वर गुर्जर ने 100 मीटर की ये दौड़ 12.9 सेकंड में पूरी की और इस रेस में वो सबसे आखिरी नंबर पर रहे। रेस में पिछड़ने की वजह रामेश्वर गुर्जर ने कमर और पीठ में दर्द को बताया। काफी कमर में दर्द था, एकदम यहाँ दौड़ा भी तो एकदम ऐसा झटका लगा तो आगे और नहीं दौड़ पाया। रामेश्वर गुर्जर ने इस बात को भी माना कि जूते पहनकर दौड़ने से वो पिछड़ गए थे, लिहाजा आगे की ट्रेनिंग उन्होंने बिना जूतों के ही पूरी करने की बात कही। इस बीच मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में खेल मंत्री जीतू पटवारी ने रामेश्वर गुर्जर की कोशिशों की तारीफ की और भरोसा दिया कि 1 महीने तक ट्रेनिंग दिलाने के बाद उनका फिर से ट्रायल होगा। ऐसा हो गया कि टाइमिंग कम आया जाता है तो मानसिक मतलब बोझ नहीं है ना, तो तेरा ये कह दिया मैंने, अब 1 महीने तक तेरे को यहाँ प्रैक्टिस करनी है, लेना, उसके बाद अब ट्रायल पे क्या जल्दी क्या है। इसके बाद जीतू पटवारी ने कोच को बुलाकर उन्हें ट्रेनिंग कराने के निर्देश दिए। 1 महीने तक एकेडमी में रहेंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी, आगे उनको और अवसर मिलेंगे, उनकी प्रतिभा का मूल दोहन हो, मूल भावना शासन की है, मुख्यमंत्री की है, वो होगा। इस बीच केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट किया और रामेश्वर गुर्जर के खराब प्रदर्शन को सुर्खियों में आने की वजह से बने दबाव को बताया। इस ट्वीट में खेल मंत्री ने रामेश्वर गुर्जर को ट्रेनिंग देने का भी भरोसा दिया। यूपी के सोनभद्र में नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई हुई। यूपी के सोनभद्र में करीब 15 लाख रुपए की कीमत का गांजा पकड़ा गया, जिसके साथ पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। यूपी के एटा जिले में अवैध हथियार बनाने की एक फैक्ट्री पकड़ी गई, जहां से पुलिस ने काफी हथियार बरामद भी किए। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने मधुमक्खियों से भरी 80 पेटियां लूटने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में चेन स्नेचिंग के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में खुद को WHO का डायरेक्टर बताकर ठगी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बिजनौर में गंगा नदी के कटान से प्रभावित कई गांव के लोगों ने जल प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि उनके इलाके में नदी पर पुल बनवाया जाए, जिसके लिए कुछ महिलाएं नदी के पानी में कतार में खड़ी हो गईं और नारेबाजी करने लगीं। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। जब तक हमारा पुल नहीं आने का, जब तक हम धरना पे से नहीं हटने के। अब तो सरकार से हाथ जुड़े, जिस दिन ये हाथ खुल गए, सरकार तो सरकार क्या, आसमान भी टूट जाएगा। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे इन लोगों को भारतीय किसान यूनियन का भी साथ मिला। धरना तो यहाँ की जो कमेटी है वो तय करेगी, धरना तो चलना चाहिए। अभी बताया गया कि पिछले साल इसी इलाके में नाव पलटने से 10 महिलाओं की मौत हो गई थी, जिनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ भी किया गया। प्रदर्शन को तेज होता देख प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे और लोगों को उनकी मांग पूरी करने का भरोसा दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में काफी विवाद के बाद प्रशासन ने एबीवीपी की ओर से लगाई गई मूर्तियों को हटा दिया। एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी के कैंपस में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और वीर सावरकर की मूर्तियां लगा दी थी, जिन पर लंबे विवाद के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन की अगर बात की जाए तो इन मूर्तियों को जो है आप देख सकते हैं यहाँ से हटा दिया गया है। हालांकि जो मूर्तियों का जो ऊपर का जो ढांचा है उसको अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने कब्जे में ले लिया है।
वहीं कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने दावा किया कि उसके कड़े विरोध के बाद प्रशासन ने कदम उठाया। हमने इसका कड़ा विरोध किया, हमने उनको लेटर लिखा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन फोर्स हो गया कि उन्होंने कल रात को आनंद फानंद में इसको हटाना पड़ा। लेकिन बीजेपी की छात्र इकाई ABVP ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जल्द उन्हें इन मूर्तियों को दोबारा लगाने की इजाजत दे देगा। जब पूरा प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा परमिशन के साथ, हम इसको बहुत अच्छी जगह साबित करेंगे। कैंपस से मूर्तियों को हटाने के बाद प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी है। यूपी के पूर्व सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह बरेली पहुंचने पर भावुक हो गए। योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद वो यहां पहली बार पहुंचे और अपने आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं को नारेबाजी करता देखकर पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह खुद को रोक नहीं सके और अपनी कुर्सी से खड़े होकर पार्टी के समर्थन में नारे लगाने लगे। भारतीय जनता पार्टी। हालांकि कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान वो भावुक भी हो गए और उन्होंने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज कर दिया। जो भी मैंने काम किया है उसकी जांच करा दी। जांच में मैं दोषी पाया जाऊंगा तो जेल से ही नहीं, मैं अपनी विधायकी से भी चार्ज पत्र दे दूंगा। वहीं बरेली के बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री पर लगे आरोपों को गलत बताया और उनकी छवि को पाक साफ बताया। ऐसा कुछ नहीं है कि उन पर कोई ऐसे आरोप लगे और उन्होंने स्वयं कह दिया कि भाई जांच हो जाए। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के फैसले के बाद जल्द ही लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के परिसीमन का काम भी शुरू किया जाएगा। चुनाव आयोग के आंतरिक नोट के मुताबिक पहले चरण में गृह मंत्रालय की तरफ से औपचारिक अधिसूचना परिसीमन की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, जिसमें 10 से 15 दिन का समय लगेगा। इसके बाद परिसीमन में चुनाव आयोग की मदद के लिए 4 सांसदों को एसोसिएट सदस्य बनाया जाएगा, जिसमें 15 दिन का समय लगेगा, जबकि तीसरे चरण में चुनाव आयोग कानूनी प्रावधानों के बारे में अधिकारियों को जानकारी देगा, जिसके 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है। परिसीमन के सबसे महत्वपूर्ण चौथे चरण में चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठक होगी और इसी बैठक में जनसंख्या के आंकड़ों और SC/ST वर्ग की सीटों को तय करने पर चर्चा होगी, जिसमें 3 महीने का वक्त लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया। UAE सरकार ने इसी साल अप्रैल में PM को इस सम्मान से नवाजे जाने का ऐलान किया था और 3 देशों की यात्रा के एक अहम पड़ाव के तहत UAE की राजधानी अबू धाबी पहुंचने पर उन्हें ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उन्हें एक हार पहनाकर ये सम्मान प्रदान किया। सम्मान समारोह से पहले PM और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के बीच आपसी मुद्दों पर बातचीत भी हुई, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल रहे। इससे पहले फ्रांस से UAE की राजधानी अबू धाबी पहुंचने पर PM का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्हें सलामी भी दी गई। UAE के बाद PM बहरीन के लिए रवाना हो गए। बेंगलुरु में एक बेकाबू कार ने फुटपाथ पर मौजूद कई लोगों को कुचल दिया। बताया गया कि गाड़ी चला रहा आदमी शराब के नशे में था और उसने गाड़ी को पूरी रफ्तार के साथ फुटपाथ पर चढ़ा दिया। इस दौरान कई लोग वहां मौजूद थे जो बेकाबू गाड़ी की चपेट में आ गए। गाड़ी की टक्कर लगने से एक आदमी तो हवा में उछल गया। हादसे से पहले फुटपाथ पर काफी चहल पहल थी। किनारे बनी एक दुकान के सामने कई लोग खड़े दिखे, जबकि कई लोग वहां से गुजरते नजर आए। तभी दूसरी तरफ से जा रही एक तेज रफ्तार गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई और वो तेजी से मुड़ते हुए सीधे फुटपाथ पर जाकर चढ़ गई। इस दौरान फुटपाथ के नीचे कई बाइकें और स्कूटर भी खड़े थे, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो इन बाइकों और स्कूटरों को रौंदते हुए ऊपर चढ़ गई। ब्राजील के हिस्से वाले अमेज़न जंगलों में लगी भीषण आग को जल्द से जल्द बुझाने की मांग के लिए अर्जेंटीना के ब्यूनस आयरस में प्रदर्शन किया गया। पर्यावरण के लिए काम करने वाले कई गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ता ब्राजील दूतावास के सामने जमा हुए और हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन में सैकड़ों पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान कुछ लोग अमेज़न जंगलों के आसपास रहने वाले आदिवासी लोगों की वेशभूषा में प्रदर्शन करते दिखाई दिए। विरोध प्रदर्शन में शामिल एक महिला ने लोगों और सरकारों से जंगल को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की।
जबकि पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस आग से होने वाली नुकसान की चेतावनी दी। 18 meses y ahora con esto, con la quema del último gran pulmón de nuestra tierra que produce cerca del 20% del। दूतावास के बाहर हो रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से वहां भारी पुलिस बल तैनात दिखाई दिया। मुंबई में दादर में पहली दही हांडी फोड़ने के साथ ही पूरे शहर में दही हांडी फोड़ने की प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता में शामिल गोविंदाओं की टोलियों ने इस बार इनाम की आधी रकम महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ित इलाकों को दान में देने का ऐलान किया है। और मुंबई में परंपरा के मुताबिक दही हांडी फोड़ने की शुरुआत दादर इलाके से हुई, जहां साईं राम नाम की टोली ने कमाल का संतुलन दिखाते हुए 6 मंजिला पिरामिड बनाते हुए दही हांडी फोड़ी। मटकी फोड़ने के बाद जो पूजा की जाती है, उसके बाद जो है उन्होंने काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे और अंत में उन्हें सफलता मिली है। और यहाँ पे जो कहीं ना कहीं 22,222 का इनाम था वो इस पथक के नाम हुआ है। इससे पहले दादर इलाके में ही महिलाओं की टोली ने पहले दही हांडी तोड़कर जश्न की शुरुआत की। हांडी फोड़ दी है उन्होंने, ये देखिए हाथ फोड़ दिए है महिला पथक ने। और ये पहली हांडी दही हांडी उत्सव की जो है दादर में फूट चुकी है। दादर इलाके में दही हांडी फोड़ने की प्रतियोगिता शुरू होने से पहले पूरे विधि विधान के साथ दही हांडी की पूजा कर रस्सी की मदद से उसे स्थापित किया गया, जिन्हें फोड़ने के लिए शहर के अलग अलग इलाकों से गोविंदाओं की टोलियां दादर पहुंची। बताया गया कि महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के मौके पर 1500 से ज्यादा गोविंदाओं की टोलियां अलग अलग इलाकों में करीब 3000 दही हांडी फोड़ने के लिए निकली। और मुंबई के दादर में भी दही हांडी फोड़ने के लिए पहुंची गोविंदाओं की टोली पूरे जोश में दिखी। भारी भीड़ के बीच गोविंदाओं की टोली ने अपनी अलग पहचान साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक टोली छत्रपति शिवाजी की झांकी निकालते हुए ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची। हालांकि गोविंदाओं की कुछ टोलियां दही हांडी तक पहुंचने के बाद उसे सलामी देकर नीचे उतर गईं और दही हांडी सलामी देने के बाद जश्न मनाती भी नजर आई। इस दौरान लोगों ने गोविंदाओं की टोलियों पर पानी की बौछार भी की। दही हांडी उत्सव को देखने के लिए जुटी भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद की नेशनल पुलिस अकेडमी में आईपीएस अधिकारियों की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इस पासिंग आउट परेड में 92 चुने हुए नए अधिकारियों के साथ 11 विदेशी अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। जहां अमित शाह ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। परेड की सलामी लेने के बाद अमित शाह ने सरदार पटेल को भी श्रद्धांजलि दी। सरदार पटेल के नेतृत्व में ऐतिहासिक पुलिस एक्शन के द्वारा ये हैदराबाद और आज का तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा भारतीय संघ का भाग बना। अमित शाह ने बताया कि सरदार पटेल की कोशिश से ही आजादी के बाद 630 से ज्यादा रियासतें भारत से जुड़ी। उनके जो काम थे 630 रियासतों को जोड़ने का, उसमें एक अंतिम बिंदु छूट गया था। जम्मू और कश्मीर का श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज धारा 370 को भारतीय संसद ने समाप्त कर जम्मू और कश्मीर को भी भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया है। आमिर खान के बेटे आजाद ने दही हांडी फोड़ी। आमिर खान ने कृष्ण जन्माष्टमी का वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके बेटे आजाद आमिर खान की पीठ पर चढ़कर दही हांडी फोड़ते नजर आए। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देर रात भक्तों की भारी भीड़ जुटी दिखाई दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक बापूलाल चंडेल ने श्योपुर जेल पहुंचकर कैदियों के साथ जन्माष्टमी मनाई। बिहार के भागलपुर में एक आश्रम से महिलाओं के गायब होने का आरोप लगने के बाद गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ चल रही है। इंग्लैंड के लिंकनशायर में एक बाइक रेस के अभ्यास के दौरान ब्रिटेन के मशहूर बाइक रेसर हादसे का शिकार हो। वो अब तक 11 से ज्यादा चैंपियनशिप जीत चुके हैं, लेकिन इस बार अभ्यास के दौरान वो अपनी बाइक पर संतुलन नहीं रख सके और हादसे का शिकार हो गए। इससे पहले रेस के लिए अभ्यास शुरू किया गया। अभ्यास में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ी काफी रफ्तार में थे। इसी दौरान ल्यूक मॉसी नाम के चैंपियन की बाइक 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की वजह से रेसिंग ट्रैक से उछल गई, जिससे वो कई फीट दूर जा गिरे। हादसा इतना जोरदार था कि ल्यूक मॉसी की बाइक के 2 टुकड़े हो गए। हालांकि इस हादसे में चैंपियन की जान बाल बाल बच गई।
बाद में उन्होंने ट्विटर पर अपनी सलामती की जानकारी दी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में सामाजिक संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के मुद्दे पर चीन के पाकिस्तान का साथ देने पर नाराजगी जताई और लाल चौक पर जुटकर जोरदार प्रदर्शन करने लगे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान गुस्साए लोगों ने चीन का पुतला बनाकर उसे फूंक दिया और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सबसे पहले चीन के सामान का बहिष्कार करने की अपील की। एक आह्वान करना चाहते हैं कि आप दिवाली के ऊपर कोई भी चाइनीज सामान न लाएं, नहीं तो फिर आपका खुद का नुकसान होगा। इस प्रदर्शन में जवान लड़कों से लेकर बुजुर्ग भी शामिल रहे, जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन करने पर चीन का विरोध किया। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता अरुण जेटली को उनके घर पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए सुबह 10:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में रखा जाएगा। वहां दोपहर 1 बजे तक अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का कल निधन हो गया। अभी उनका पार्थिव शरीर कैलाश कॉलोनी उनके आवास पर रखा हुआ है, जहां पर अभी आप देखेंगे सुबह का वक्त है। तमाम जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो यहां पर आपको नज़र आ रहे हैं और कुछ जो सुबह अंतिम दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं वो यहां पर आपको नज़र आएंगे। दरअसल कल 12:07 पर एम्स में उन्होंने अब अंतिम सांस ली, जहां वो 9 अगस्त से भर्ती थे। अरुण जेटली के जाने से तमाम बीजेपी के बड़े नेता शोक में हैं, स्तब्ध हैं, क्योंकि उनका जाना पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। आपको बता दें कि जिस तरह से अरुण जेटली पार्टी के एक तरह से संकट मोचक के रूप में वो सामने आते थे हर वक्त में, उनका जाना वाकई बड़ी क्षति है। जिस तरह से तमाम सीनियर लीडर्स जो हैं पार्टी के, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, तो ये जो है बड़ा नुकसान उन्होंने पार्टी के लिए बताया। आपको बता दें कि आज जो उनका आवास है वहां से सुबह 10:30 बजे उनका पार्थिव शरीर पार्टी मुख्यालय ले जाया जाएगा, जहां 1 बजे तक उनका पार्थिव शरीर कार्यकर्ताओं के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद 2:30 बजे निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। कैमरा पर्सन अखिल के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। 9 अगस्त से दिल्ली के एम्स में भर्ती रहे अरुण जेटली ने अपने छात्र जीवन से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया था। अरुण जेटली ने 1973 में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हिस्सा लिया था और वो 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आंदोलन में भी सक्रिय रहे थे। आपातकाल के दौरान अरुण जेटली 19 महीने तक अंबाला और तिहाड़ जेल में भी बंद रहे। जेल से वापसी के बाद अरुण जेटली ने जनसंघ की सदस्यता ली थी। 1977 में अरुण जेटली लोकतांत्रिक युवा मोर्चा के संयोजक बनाए गए थे।